नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आज अनुज मेरे साथ कार्यक्रम में नहीं है, अकेला मैं संचालन करूंगा, लेकिन हमारे साथ आज दो विशेषज्ञ होंगे इस मेहमान में, क्योंकि येस बैंक अगर आप देखें जो इशू था वो थोड़ा सा गहरा गया है। येस बैंक में लगभग 35% की गिरावट, बैंक निफ्टी कमजोर, निफ्टी 11,000 के नीचे फिसला। और बातचीत करने के लिए मानस जायसवाल और गौरांग शाह हमारे साथ हैं। देखिए, आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल है और प्लीज अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड लाइट। थोड़ा सा इस कार्यक्रम में हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि ट्रैप्ड हैं या फिर एटलीस्ट जो कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक बार इंडेक्सेस को लेकर आइए, आपके स्क्रीन पर देखिए निफ्टी करीब है 10,955। और अगर आप मॉर्निंग लोज को देखें, मॉर्निंग लोज याद रखिए इसलिए रिकवर हो गए क्योंकि बाजार पहले से काफ़ी शॉर्ट था और शॉर्ट कवरिंग लोअर लेवल से, यानी शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट्स का अपने प्रॉफिट्स को बुक करना, उसने एक मूव जनरेट किया। लेकिन अब सही मायने में अगर आप देखें पेन थोड़ा सा और बढ़ता हुआ, और वो जो शुरुआती 1 घंटे का पुल बैक था अब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ। निफ्टी बैंक 27,530 के स्तर पे। गौरांग, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, देखिए, एक तो इस खबर का पर्सपेक्टिव ये है कि आप एज ए खाता धारक अगर आप उसके क्लाइंट हैं येस बैंक के, तो आपके लिए एक मुश्किल समय है। लेकिन सुबह से हम चर्चा यही कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने, क्योंकि सरकार ने वक्त लिया है इस सारे अगर आप देखें चीज़ों को थोड़ा तब्दील करने के लिए, ठीक से करने के लिए, और हर बुरी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे लाने के लिए उन्होंने एक वक्त लिया है। और शायद उनका पैसा खतरे में नहीं है, वो पैसा देर सवेर अगर आप देखें मिल ही जाएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको येस बैंक में डैमेज हुआ है, और येस बैंक में कम से कम 20 कॉल्स मेरे को सुबह से आ चुके हैं गौरांग कि अब क्या करना चाहिए। अभी भी 21 के भाव पे लोग अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए, और वो लोग अपनी एवरेज होल्डिंग अभी बता रहे हैं करीब 70, 75, 90, 120 रुपए की है। क्या करना चाहिए? धन्यवाद वीरेंद्र और सुप्रभात आप सबको हमारे तरफ से। तो पहली बात तो यस बैंक को लेकर के काफी लंबे समय से आपके चैनल पर आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ हमने लगातार निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, बिना शब्दों को उलझाए हुए राय दी है कि यहाँ पर सचेत रहिए अगर आपका निवेश है तो, और अगर है तो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें, और अगर नहीं किया है तो इससे दूर रहें। किसी भी तरह की वैल्यू बाइंग, बॉटम फिशिंग या मोमेंटम बाइंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात वीरेंद्र, मेरे ख्याल से ये जो कदम उठाए हैं अधिकारियों ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मेरे ख्याल से ये कदम थोड़ा देर से आए, थोड़ा नहीं काफी देर से आए, क्योंकि यस बैंक की परिस्थिति, बैलेंस शीट की, ग्रॉस और नेट एनपीए को लेकर के आंकड़े, मैनेजमेंट को लेकर के जो विवाद था दो गुटों के बीच में वो, और जिस तरीके से बार बार लगातार जो नए साहब आए, रणवीर गिल साहब, उन्होंने एक बार नहीं कई बार आकर के ये बयान दिया है कि ये पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको सफलता मिली नहीं। तो पहले तो मेरे ख्याल से वायदा बाजार में अधिकारियों को इसको पाबंदी करना चाहिए था। और अगर आप देखें वीरेंद्र, क्योंकि आप एफएनओ सेगमेंट को, वायदा बाजार को काफी बखूबी देखते हैं, तो ये लगातार बैंड पीरियड में चल रहा था, तो इसको वहां से निकालने की जरूरत थी। अब पता चला है कि मई में मेरे ख्याल से इसका एक आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात, अब 30 दिन का मॉनिटोरियम दिया है और स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन 40% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं, थैंक्स टू ऑफ कोर्स वायदा बाजार में जो है ये। अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी बहुत निचला स्तर जो है वो सीमित हो जाता। लेकिन अब कोई चारा नहीं है आपके पास, निर्णायक रूप से मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण आने का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कदम उठाए हैं उससे कोई क्लैरिटी आती नहीं। और वीरेंद्र, एक चीज आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि बाजार को अगर कोई एक चीज नहीं पसंद है वो है अनिश्चितता का वातावरण। तो अब ये इंतजार करें कि आखिरकार 30 दिन के बाद, और 30 दिन में क्या होगा इतना बड़ा परिवर्तन, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन इंतजार कर सकते हैं। अन्यथा इस स्तर पे भी अगर आपके पास जोखिम है, जोखिम कम है और नुकसान भुगतने की ताकत है, तो मेरे ख्याल से आपको निर्णायक तरीके से आपको कदम उठाने चाहिए। ओके, चलिए अब दर्शकों से बातचीत करते हैं, और हमारे साथ पहले दर्शक हैं इस वक्त, अशोक हैं चेन्नई से। अशोक जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा सवाल यह है कि मैं यस बैंक में मेरा अकाउंट है और यस बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। तो यस बैंक का क्रेडिट कार्ड का एवरी मंथ 7 तारीख को मैं पेमेंट अपने अकाउंट से ईसीएस क्लियरेंस दिया हुआ है।
तो लास्ट मंथ मैंने 2 लाख रुपए Okay, का okay, लगभग 1,75,000 का यूज किया था क्रेडिट कार्ड, और अकाउंट में पैसे भर दिए। तो अब वो 7 तारीख Okay. को अकाउंट से चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मतलब आपका सीसी का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग 1.7 कितना 2 लाख का है? हाँ, क्रेडिट कार्ड का मेरा 1,75,000 का यूज किया मैंने। मतलब 1,75,000 मुझे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट देना है, और वो मैंने अकाउंट में भर दिया, मेरे इस बैंक अकाउंट में ही। अच्छा, तो क्या वो ईसीएस के द्वारा पेमेंट Okay. हो जाएगा उसमें, या उसमें कोई दिक्कत आएगी? इस बैंक में अकाउंट है? नहीं मेरे को लगता है वो हो every जाएगा, month है। क्योंकि हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना सर, आज सुबह आपने नीरज जी को सुना होगा। आई मीन वो सारे के सारे ऑब्लिगेशंस जो कि आज या फिर कल से अपने पहले अगर आप देखें दे रखे हैं, रेंडर कर रखे हैं बैंक को, वो शायद पूरे होंगे, क्योंकि आपने ईसीएस दे रखी है और वो मैंडेट पहले से बैंक के पास है, तो मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है क्या सर इसमें, या फिर सिर्फ आप ये क्वेरी पूछना चाहते थे अपने? वो वहां से क्लियर हो जाएगा, या मुझे उसके लिए अलग भुगतान करना पड़ेगा, ये मेरे पैसा अटक जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से सर मैं इसको लेकर 50% आश्वस्त हूँ कि वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो आपने पहले से ही मैंडेट दे रखा है बैंक को। एक बार जाके शाखा में आप बातचीत कर लीजिएगा जब शाखा खुलेगी तो। लेकिन मेरे कार्यक्रम में माफ कीजिएगा सर, अभी गौरांग और इनफैक्ट मानस इस बात को लेकर, ये बैंक की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न है तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज एक बार बैंक को इससे बात कर लें। और मेरे को लगता है 50%, 50 क्या 40%, 80% लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे साथ अब मोहन है बोकारो से अपने प्रश्न पूछने के लिए। मोहन नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। मोहन। हाँ हेलो सर। चलिए। हाँ प्रणाम सर। सर हम प्रणाम सर, प्रश्न में चाह रहे थे तो सुन लिए कि अभी नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे 50,000 हमको लगाना है तो हम किस में लगाएंगे, ऐसा कोई शेयर? ओके, अब यस बैंक को भूल जाइए सर आप यकीन मानिए ये प्रश्न आज आपने पूछा है, आज तो खैर आपने खबर देख के पूछा, ये प्रश्न लगभग आप क्या बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं। प्लीज सर यस बैंक से दूर रहिए। मैं आपका प्रश्न थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके और पूछ लेता हूँ। गौरांग एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर जरा प्लीज यस बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक लेके आइए, यस बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए, यस बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक लेके आइए। इनका प्रश्न है, मैं थोड़ा सा बैंक में पैसा डालना चाहता हूं, मोहन जी का प्रश्न है। गौरांग आपके पास अगर ये लिक्विडिटी होती तो आप इसको कैसे, अगर आप देखें मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और कितने ट्रांचेस में और कौन कौन से स्टॉक्स पे, और उसके बाद मैं मानस पे आऊंगा इसी प्रश्न को लेकर। जनाब सवाल पूछ रहे हैं निवेश करने से पहले, और मुझे ताज्जुब होता है कि इतने लंबे समय के बाद जबकि नकारात्मक सी खबरें चल रही हैं, और आपने तो मेरे ख्याल से आपके चैनल पर यस बैंक को लेकर के काफी बखूबी लोगों को सचेत करने की कोशिश की है। मैं दाद दूंगा उस बात की, और हर बार जब हम बात करते हैं इसकी, तो जैसे मैंने पहले भी टिप्पणी की कि हम इस बैंक से दूर रहने की कवायद करते हैं। अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में ही निवेश करना है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि सबसे पहले तो निजी बैंकों को पसंद करें, और वहां पर अगर कुछ 1 या 2 या 3 नाम मुझे देने हैं तो वो दिग्गज नाम होंगे, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और टू बी अ लार्ज कैप कोटक महिंद्रा बैंक। ये 4 नाम पर ही आपको अपने आप को सीमित रखना चाहिए जहां तक आपका निवेश का सवाल है। और मैं फिर से दोहराऊंगा आपके दर्शकों के लाभ के लिए कि यस बैंक से हो सके उतना दूर रहें जिस तरीके की परिस्थिति है। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं, और हमारे साथ वीरेंद्र हैं अपना प्रश्न पूछने के, मेरे हम नाम हैं। यस बैंक के इनके पास 2000 शेयर हैं @46। मानस एज ए ट्रेडर, आई मीन 46 पे इन्होंने एक कॉन्ट्रा बेट ली थी, 2000 शेयर इनके पास हैं। वीरेंद्र जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो ये 46,000 आपने जो लगाए थे इसमें 46 की क्वांटिटी, 46 के प्राइस पे आपने 2000 की क्वांटिटी ली थी, क्या आउटलुक था आपका? I mean, कितने समय रहेंगे इस स्टॉक में आप? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया अच्छे से।
ओके, मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ। प्लीज मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ। मानस, यस बैंक की क्वांटिटी इनके पास 2000 शेयरों की है 46 पे। अब इनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट अगर आप देखें आधा हो चुका है। क्या यहाँ पर भी निकाल लें एक बार के लिए? आपको लगता नहीं? क्योंकि अब मैं डेटा देख रहा था, मेरे को 12-13 रुपए की गुंजाइश लग रही है। आप कैसे रीड करेंगे इसको? देखिए, अगर निकाल पाएंगे तो बिल्कुल निकाल लीजिए। और उसका एक रीजन ये है कि देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने दिसंबर के आसपास, अगर इनका जो भाव इन्होंने बताया है वो शायद दिसंबर के आसपास था, और अगर दिसंबर में स्टॉक खरीदा था तो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस, टेक्निकली स्टॉप लॉस 42 के आसपास होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी काफी समय पहले ही ब्रेक हो गया है। और उसके बाद भी आप खड़े रहे तो इसे ट्रेडिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉप लॉस, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं हुई। और अभी भी मैं समझता हूँ कि पैटर्न लगता है कि शायद 10 रुपए या 9 रुपए के भाव भी आ जाएंगे देख आने वाले समय में। तो बिल्कुल अगर आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ निकलना मुश्किल है, तो अगर आप निकल सकते हैं तो बिल्कुल अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी निकलना चाहिए। जी हाँ सर, एग्जिट कर जाइए। देखिए, खामा-खा जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसमें अगर आप देखें रहना गलत है, प्लीज़। अभी कुछ देर पहले नीलेश शाह साहब आए थे, कार्यक्रम का नाम था 10 का दम। शैल जी और हेमंत बात कर रहे थे उनसे, और अभी ट्विटर पर वो उनकी बाइट्स हैं, जाके सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विटर पे जाइएगा CNBC आवाज़ के हैंडल पे और उसको सुनिएगा, आपको ढंग से पता चलेगा कि यस बैंक के साथ क्या दिक्कतें हैं और अभी आपको करना क्या चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम यस बैंक। एक प्रश्न और लेते हैं, हमारे साथ हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए संजीव हैं धर्मशाला से। ये संजीव, प्रश्न पूछिए अपना। तो सर कि जैसे यस बैंक के मेरे पास 200 शेयर है 30 रुपीज पे, तो अभी ये लोअर सर्किट पे जा रहा है, तो ये अभी ये जो मैंने बिडिंग डाली है सेल आउट के लिए, ये शेयर बिक नहीं रहे हैं अभी, तो कैसे सेल आउट होंगे शेयर सर ये? सर अभी बायर ही नहीं है ना, चक्कर ये है। अब देखिए कब ये खुलता है। अभी 35% है। हाँ, बायर नहीं है सर, तो ये सेलर फ्रीज है यहाँ पर। तो अब अच्छी बात है, आपके पास क्वांटिटी कम है सर, तो ये फ्रीज खुलने का इंतजार कीजिए। मेरे को लगता नहीं कि आज ये फ्रीज खुलेगा, तो आपका टेक्निकली प्रश्न मैं यहाँ पे कुछ पूछ नहीं सकता, अभी तो फ्रीज पे है ये। और इससे पहले जो दर्शक थे उनके पास भी अगर आप देखें 2000 की क्वांटिटी थी 46 के भाव पे, तो आपको फ्रीज खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, हमारे साथ हैं ये चिंतन पटेल हैं। चिंतन, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सर इंडसइंड बैंक के 208 शेयर है, 1653 की खरीदी है, और दूसरा है SBI 330 शेयर है, 430 शेयर है, उसकी खरीदी है 332 रुपया। तो इसमें क्या करूं सर? ओके, गौरांग, गौरांग अच्छी बात जानते हैं, मेरे को नजर क्या आ रही है कि बस इन्होंने बीच में कोई पैनिक नहीं किया। खैर, इनका पहला ट्रेड तो बहुत बहुत ऊपर का है, 208 शेयर 1653 के भाव पे। अब जो लेवल हैं वहां से अच्छे खासे नीचे हैं। लुक एट इंडसइंड बैंक। गौरांग, अब क्या इनको एक बार के लिए थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे एडिशन के बारे में सोचना चाहिए, और कब और कितने प्राइस पर? 1653 का अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका पहला बाइंग है। अब वहां से करीब करीब 600 रुपये नीचे मिल रहा है। कुछ थोड़ा सा इनका मार्गदर्शन करेंगे कि करना क्या चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली 600 से 700 रुपये नीचे इनको इंडसइंड बैंक मिल रहा है, करीब 100-150 रुपये नीचे इनको SBI मिल रहा है। इनको सेकेंड ट्रांच के बारे में सोचना चाहिए क्या? तो वीरेंद्र, पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि इंडसइंड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दोनों पर हमारी खरीदारी की कवायद है, लेकिन दोनों ही बैंक के ऊपर लटकती तलवार है। इंडसइंड बैंक में जिस तरीके का टेलीकॉम सेक्टर पर एक्सपोजर है, और जिस तरीके से सरकार अभी एक राहत पैकेज जिस तरीके की बात कर रही है AGR को लेकर के, वो आने मेरे ख्याल से आजकल परसों में हमें पता चलेगा। तो परिस्थिति थोड़ी बहुत यहाँ पर संभल सकती है अगर कोई भी नीतियों में बदलाव किया गया बेहतरी के लिए, जहां तक AGRs का सवाल है। जहां तक रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सवाल, तो कल तक वो तलवार लटक नहीं रही थी, लेकिन कल शाम के बाद जिस तरीके से ये हिस्सेदारी खरीद रहे हैं यस बैंक में, और निर्णायक तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, शायद मानस इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं जहां तक तकनीकी नजरिया है। 240 और 250 का वो स्तर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, जहां पर एक निचला स्तर, एक बेस बना था, और उसके पश्चात 325, 345 तक के हमने ऊपर के तरफ के दायरे भी देखे। अब जोखिम बिल्कुल है, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है, लेकिन अगर इनके पास
सहनशीलता है, इनके पास समय सीमा है करीबन 1.5-2 साल से ज्यादा की, तो मैं इनको एक राय ये दूंगा कि बेतकल्लुफ होकर के दोनों में इनके पास अगर निवेश लायक पूंजी है तो या तो ये पूरी क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं या फिर 50% तक भी एवरेज कर सकते हैं। ओके 50% आप एवरेज करिए सर, और एक तरीके